नंबर 30 देखिए, कह रहा हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन एटमॉस्फेयर। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एंड व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट नॉट प्लैनेट, फिर हम इसका आंसर करेंगे। पहले हम आपको पार्ट 1 इसका समझाते हैं, हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो बच्चों आपको पता है कि एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन सेम नहीं होती है। ठीक है, एयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं और कुछ एयर की लेयर कैसी होती होंगी, हॉट, और कुछ कैसी होती होंगी, कोल्ड। ठीक है ना, तो हॉट एयर जो होती होगी वो कैसा बिहेव करती होगी, हॉट एयर जो होती होगी वो कैसा बिहेव करती होगी, वो बिहेव करती होगी रेयरर मीडियम जैसा। ठीक है, रेयरर मीडियम। और जो कोल्ड एयर होती होगी वो कैसा बिहेव करती होगी, कोल्ड एयर कैसा बिहेव करती होगी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जैसा, ऑप्टिकली डेंस होती होगी। ठीक है ना, यानी कि कोल्ड एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता होगा और हॉट एयर का कम होता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर कैसी होती जाती होगी, हॉट होती जाती होगी। ठीक है, तो आप समझिए जरा, अगर बच्चों कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जैसे कि स्टार, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से जब लाइट रेज आएंगी तो वो कहाँ बेंड होंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो वो भी हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं जैसे कि स्टार, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो ट्रू पोजीशन है वो आपको समझ में नहीं आती है। आपको उसकी ट्रू पोजीशन ना समझ में आके कोई अपेरेंट पोजीशन समझ में आती है। बात समझ में आ गई नहीं? तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका रीजन हम देंगे फटाफट। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर। कोई दिक्कत है बताइए? हाँ, एयर लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बच्चों समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। हमने बोला है सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स लाइट फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज टुवर्ड द नॉर्मल, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करना है, पहले तो हमने कारण बता दिया। हमने क्या कारण बता दिया, अगर आपको ये बात हॉट और कोल्ड एयर वाली लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है। आपने अपना आंसर सपोर्ट करने के लिए ये बोल दिया कि भाई द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर लेयर्स। एयर लेयर्स में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो उनके ऑप्टिकल डेंसिटीज में या उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। एक तो ये बता दिया, और आंसर को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आपने स्टार का एग्जांपल दे दिया कि भाई स्टार्स अपने एक्चुअल पोजीशन, ट्रू पोजीशन पे ना दिख के किसी और पोजीशन पे दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी अपेरेंट पोजीशन हमको नजर आती है। तो इतनी बात आपने लिख दी, तो आपको ये पार्ट 1 में मार्क्स मिल जाएगा। साथ में बच्चों आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है ना, तो डायग्राम आप अपना वही पुराना वाला बनाएंगे जो हमने बनाया था। कैसे, ये देखिए, ये एक इंटरफेस ले लेंगे, ठीक, और यहाँ पे हमने स्टार बनाया स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये वाला कैसा मीडियम है, हमने इमेजिन कर लिया कि भाई यहाँ की एयर कैसी है, रेयरर, और यहाँ की एयर कैसी है, डेंसर। ठीक, तो यहाँ से लाइट रे लेके आएंगे, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ये लाइट रे की ओरिजिनल पोजीशन, ये जो पॉइंट ओ है मान लीजिए, ठीक है, और पॉइंट ए पे स्टार है आपका। हाँ, तो ये जो लाइट रे ए ओ है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको जाना कैसे चाहिए था, ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही तो टुवर्ड द नॉर्मल ऐसे ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक रे और निकाल के लाते थे हम, और ये सपोज पॉइंट ओ डैश है, फिर ओ डैश पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये लाइट रे जाना कैसे चाहिए थी, स्ट्रेट, बट ये रेयरर से डेंसर आ रही तो टुवर्ड द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हम अपनी आइस लगा के अगर देखेंगे तो बच्चों ये देखिए, इसको हमने बैक ट्रेस किया, और ये इस रे को भी हमने यहाँ बैक ट्रेस किया। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। तो स्टार आपको यहाँ ए डैश पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन से ये स्टार हमें कहीं और नजर आएगा। कोई डाउट है बताइए? तो इतना आप कर दोगे तो इसमें पार्ट 1 में आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब पार्ट 2 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कह रहा हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, व्हाई डज, ओके, इसका पार्ट 1 तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, व्हाई डू स्टार्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट 2, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट नॉट प्लैनेट। ओके, स्टार्स चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए आपको क्यों नजर आते हैं, बट प्लैनेट नहीं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। प्लैनेट यूनिफॉर्मली ब्राइट रहते हैं, जैसा मतलब वो रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो इसका कारण समझिए जरा। देखिए, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो स्टार हमसे बहुत दूर है, स्टार हमसे बहुत दूर है, तो स्टार हमारे लिए कैसा काम करेगा, एक पॉइंट सोर्स, लाइट का एक पॉइंट सोर्स होगा, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो लाइट का एक पॉइंट सोर्स होगा। ठीक, अब लाइट का एक पॉइंट सोर्स है ये स्टार, देखिए, तो स्टार से जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो कभी कभी मोर लाइट टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ कभी कभी मोर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, कभी कभी
लेस लाइट रिफ्रैक्ट होती है, मोर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लेस लाइट रिफ्रैक्ट होती है कभी कभी। क्यों? रीजन क्या है? ड्यू टू द चेंजिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन है वो सेम नहीं रहती, जिसके कारण ग्रेजुअली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी हमारी आंखों की तरफ मोर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, कभी कभी लेस लाइट रिफ्रैक्ट होके आती है। तो जब हमारी आंखों पे मोर लाइट आती है, ज़्यादा लाइट आती है रिफ्रैक्ट होके, तो हमको स्टार कैसा लगता है? ब्राइट। और जब हमारी आंखों पे लेस लाइट रिफ्रैक्ट होके आती है स्टार से एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो हमको वो कैसा दिखाई पड़ता है? डिम। तो ब्राइट डिम ऐसा हमको नजर आता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टार बच्चों बहुत दूर है हमसे, तो वो पॉइंट सोर्स जैसा काम कर रहा है। याद रखिए, जो पॉइंट सोर्स जैसा ऑब्जेक्ट होगा वही ट्विंकलिंग इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, अब पॉइंट सोर्स जैसा अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, पॉइंट सोर्स ना होगा, लाइट मतलब लाइट का जो सोर्स अगर वो पॉइंट सोर्स ना हो तो क्या होता है? मतलब समझिए, देखिए प्लैनेट हमारे अर्थ के काफ़ी पास होते हैं। ठीक है, अगर प्लैनेट आपके अर्थ के काफ़ी पास हैं तो प्लैनेट आर मच लार्जर देन स्टार, तो ये एक लार्जर बॉडी होगी बच्चों। प्लैनेट हमारे लिए क्या है? हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों के सेंसेशन के लिए एक लार्जर बॉडी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि ये जब लार्जर बॉडी है तो कोई भी लार्जर बॉडी को आप क्या अज्यूम कर सकते हो? बताओ। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट सोर्सेस। हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट से ये मिलके बना है, मतलब हर एक पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है? एक लाइट सोर्स जैसा। तो होता क्या है बच्चों, हम यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लेके दिखाते हैं, इन दोनों पॉइंट को देखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट जिस टाइम ब्राइटर इफेक्ट दे रहा होगा, मतलब लाइट यहाँ से भी आती होगी एटमॉस्फेयर के थ्रू और रिफ्लेक्शन होता होगा, और कभी कोई पॉइंट कैसा होता होगा? ब्राइटर नजर आता होगा हमें, क्योंकि उस पॉइंट से मोर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और कोई पॉइंट हमें डिम नजर आता होगा। हमें नजर आने का मतलब है उसका इफेक्ट कैसा होता होगा? डिम होता होगा, क्योंकि उससे लेस लाइट आती होगी। तो बच्चों आप अगर दिमाग लगाएं तो आप सोचें, देखिए ये वाला पॉइंट अगर ब्राइटर इफेक्ट दे रहा है और ये वाला पॉइंट अगर डिम इफेक्ट दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे। ठीक है, इस चीज को आप देखिए बच्चों, अभी शायद अच्छे से ना समझ पाओ, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। बात समझिए। यहाँ पे जरा होल्ड करिए आप। देखिए, अगर सिनेमा हॉल में, जब पुराने टाइम में सिनेमा हॉल होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी बट सिनेमा हॉल वालों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो सब सिस्टम लगा पाए। तो होता क्या था समझो, देखो साउंड वेव्स जब निकली, ठीक है ना, तो साउंड वेव्स जब निकलती थी बच्चों, तो ये ऐसा दीवारों में साउंड वेव को एब्जॉर्ब करने के लिए कर्टन वगैरह नहीं लगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता था। तो क्लास 9 में आपने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो साउंड वेव जब ऐसे करके आती थी, देखिए ये साउंड वेव आ रही, एक इस डायरेक्शन से आ रही है और एक किसी और डायरेक्शन से आ रही है, तो ये देखिए साउंड वेव का क्या है? ये साउंड वेव का क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, मतलब ये पीक बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो 2 पीक जब एक के ऊपर एक आ जाते थे, मतलब एक वेव इधर से आ रही, एक वेव इधर से आ रही, तो 2 पीक जब एक के ऊपर एक ऐसे आ जाते थे। ठीक है, मतलब समझो बच्चों, एक वेव इधर से आ रही, एक वेव इधर से आ रही, तो वेव्स का सुपर पोजिशन हो जाता है। और जब 2 पीक एक के ऊपर एक पड़ेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर हमारे कान के पास ऐसा होता था तो ये एम्पलीट्यूड ऐसे देखिए बढ़ गया। पीक पे अगर पीक आएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा और हमको आवाज ज्यादा तेज सुनाई पड़ेगी। अब सोचो कोई बंदा ऐसी जगह पे बैठा है जहां क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, तो जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा तब भी उसको आवाज ज्यादा ही सुनाई पड़ेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड अभी भी ज्यादा हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, कोई बात नहीं। लेकिन जब ध्यान से सुनिए बच्चों, कोई बंदा ऐसी जगह बैठा है कि एक वेव का तो क्या आ रहा है? पीक आ रहा है। पीक का मतलब एक वेव का क्या आ रहा है? क्रेस्ट आ रहा है, और दूसरी वेव का क्या आ रहा है? ट्रफ आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? नलीफाई। वो बोलेगा यहाँ तो आवाज नहीं आ रही, और जैसे ही थोड़ा सा इधर हटेगा उसको आवाज आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता होगा, शायद यहाँ पर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। आप इसको इसी तरीके, आप बच्चों जैसे वेक्टर ऐड होते हैं ना, जैसे क्लास 9 में हमने फोर्स पढ़ा था ना, जैसे आप 5 न्यूटन को आप खींचो इधर से और मैं भी इधर ही 5 न्यूटन का धक्का दे रहा हूँ आपको, तो 10 न्यूटन से बॉडी इधर जाएगी ना। जैसे वेक्टर ऐड होते हैं वैसे मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो 5 न्यूटन से आप उधर खींचो और 5 न्यूटन से मैं इधर खींचूँ, तब तो नलीफाई हो जाएगा और इसका इफेक्ट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। ठीक उसी तरीके से वेव्स में भी होता है। ठीक है, वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती हैं? नलीफाई करती हैं जब वो सुपरपोज होती होंगी। तो बस मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूं, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप यहां पे समझ सकते हो, क्योंकि लाइट भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो जो मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये वाले पॉइंट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है और ये वाले से जो आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या करता है? ये इसके और ये इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमें पूरा प्लैनेट कैसे नजर आता है? यूनिफॉर्म, क्योंकि हमने तो आपको 2 पॉइंट लेके समझाए, ऐसे तो पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर एक पॉइंट ब्राइटर इफेक्ट देता होगा तो एक पॉइंट हमें डिम इफेक्ट देता होगा। मतलब आप ये समझ सकते हो, एक पॉइंट से अगर हमें क्रेस्ट मिल रहा है, हमारी आंखों पे
एक पॉइंट से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्रेस्ट आ रहा है तो उसी टाइम दूसरी जो पॉइंट है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रफ आ रहा होगा, दोनों नलीफाई कर देंगी, ठीक है, एक दूसरे को, तो इफेक्ट कैसा दिखाई पड़ेगा? यूनिफॉर्म। अब इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है ये सब, ये मैंने आपको समझाने के लिए, फील करने के लिए बताया, बात समझ नहीं? तो मोटी मोटी बात बताइए क्या? मोटी मोटी बात ये है कि स्टार हमसे दूर हैं तो वो पॉइंट सोर्स जैसा काम कर रहे हैं, तो वहां से ऐसा लगता है। मोटी मोटी बात अब ये है कि स्टार कैसा बिहेव करते हैं? पॉइंट सोर्स जैसा, ठीक है, और पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट डिफरेंट अमाउंट में, डिफरेंट टाइप्स पे, डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। समटाइम्स मोर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, समटाइम्स लेस। तो जिस टाइम मोर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है उस टाइम ये ब्राइटर, और जिस टाइम लेस लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है उस टाइम ये डिम। तो इस तरीके से ट्विंकल करता रहता है, टिमटिमाता रहता है जो स्टार है। और जो प्लैनेट है वो हमारी अर्थ के बहुत पास है तो उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो पॉइंट साइज नहीं है, तो वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ कलेक्शन, डिफरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। तो सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ब्राइटर इफेक्ट दे रहे होंगे तो कुछ पॉइंट डिम इफेक्ट दे रहे होंगे, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? नलीफाई। और प्लैनेट आपको यूनिफॉर्म लाइट, मतलब यूनिफॉर्म ब्राइटनेस उसकी आपको नजर आएगी, वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं आंसर में हमको क्या लिखना है, ठीक है। तो ये सब वेव शेप्स के बारे में आपको नहीं लिखना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको फील आ जाए। अगर आपने क्लास करी होगी तो वहां तो मैंने और डिटेल में आपको बताया है। चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में बच्चों पहले लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे? द स्टार अपीयर्स वेरी वेरी स्मॉल टू अस, ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार ऑफ, वो हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है। सो स्टार्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, जो लगातार एटमॉस्फेयर चेंज होता है, का मतलब क्या? ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट स्टार, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लगातार वेरिएशन करता है किसमें? जो लाइट आ रही है हमारी तरफ, समटाइम्स मोर लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारी आंखों की तरफ और समटाइम लेस लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। हमने रीजन भी लिखा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ विच द स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, कभी कभी मोर लाइट, कभी कभी लेस लाइट, ठीक है। तो ये अब प्लैनेट्स आर मच नियरर टू द अर्थ सरफेस, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि प्लैनेट अर्थ के बहुत पास होते हैं जिसके कारण वो पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव नहीं करेंगे, वो एक बड़ी बॉडी होगी जो कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स होगा, ठीक है। सो अ प्लैनेट कैन बी कंसीडर्ड टू बी द कलेक्शन ऑफ व्हाट? वेरी लार्ज नंबर ऑफ point sources of light. The dimming effect produced by some of the point sources of the light in one part of the planet is nullified by the brighter effect produced by the point sources of light in its other part. इस बात का मतलब समझ में आया आपको कि प्लैनेट को अगर आपने पॉइंट सोर्सेज का कलेक्शन माना है तो जो पॉइंट जिस टाइम कुछ पॉइंट अगर ब्राइटर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो कुछ पॉइंट डिमर, दोनों एक दूसरे का कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। दस ऑन द होल द ब्राइटनेस ऑफ अ प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, हेंस इट डज नॉट अपीयर टू ट्विंकल। बात समझ में? अगर हम प्लैनेट को मान लीजिए पकड़ के बहुत दूर ले जाएं किसी तरीके से तो वो भी हमको कैसा नजर आएगा? ट्विंकलिंग, क्योंकि वो फिर हमारे लिए कैसा होगा? पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एग्जाम में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। ओके।